we'll be talking about something called the natural numbers. ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये समझते हैं. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, फिर उसके बाद 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, एंड दैट्स व्हाट दे गो ऑन. ठीक है, एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी. तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है. सो वी हैव द इनफाइनाइट नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स. ये 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4. अब इस नेचुरल नंबर्स में हम एक नंबर ऐड कर देते हैं. नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वी गेट अनदर सेट विच इज कॉल्ड होल नंबर्स. कुछ किताबें इस नेचुरल नंबर्स की जगह, होल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स वर्ड यूज करती हैं. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो होल नंबर्स आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो. ठीक है, अब होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, गो टू 1 2 3 एंड 4, सो फोर्थ एंड सो ऑन. फिर इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स. ठीक है, जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं. दे गो ऑन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So that is what we have as इंटीजर्स. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस में हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जनरली वर्ड यूज नहीं करते. मोस्ट ऑफन हम वर्ड यूज करते हैं इंटीग्रल नंबर्स. ठीक है, तो बहुत बार हम कहते हैं दीज कुड बी इंटीग्रल वैल्यूज. इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब है हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं है, हमारे पास ये 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है. ओके, चलो, ये तो हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, ये हमने इंटीजर्स की बात की. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स? पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, या फिर इनफैक्ट नॉन नेगेटिव नंबर से ज्यादा वर्ड यूज होता है इंटीजर्स. हाँ भाई, कोई मुझे बता सकता है कि पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर में क्या डिफरेंस है? एनीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बुक्स के अंदर कहीं पर ये लिखा हो सकता है कि इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज, कहीं पर लिखा हो सकता है इट कैन टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज. कोई बता सकता है डिफरेंस? तो पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, व्हेन वी से पॉजिटिव integers. Now, positive integers basically means natural numbers. On the other hand, when I say non-negative integers, that would mean whole numbers. That means includes जीरो. अच्छा, जीरो के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीरो नेगेटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव नहीं है. जीरो ना तो नेगेटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है. जीरो इज अ यूनिक थिंग इन इटसेल्फ, जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, वो एक अलग ही कैटेगरी में है. ठीक है, सो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का फर्क पता चल गया. कृष्ण, अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो मुझे, बहुत छोटा सा. बी प्रिपेयर्ड, आपको सबको चैट पे आंसर देना है एंड लेट अस सी कौन कितनी जल्दी आंसर दे सकता है. बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इजी. व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 - 5? 2 - 5 इज इक्वल टू -3. ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं था, दिस वाज नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन, इट वाज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये तो हमारे पास थे होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. अब हम बात करते हैं अगली चीज की जिसे हम बोलते हैं द रैशनल नंबर्स.
अब हम इनकी बात करते हैं रैशनल नंबर्स की. व्हेन वी टॉक अबाउट द rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p upon q. ठीक है, where p and q both belong to integers and q is not equal to 0. So these are what we call as integers. ये हमारे पास होना चाहिए q is not equal to 0. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. आप कुछ भी डाल सकते हो, दोनों को नेगेटिव भी डाल सकते हो, दोनों को पॉजिटिव भी डाल सकते हो, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव भी डाल सकते हो. वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव, बट बोथ should belong to integers and the denominator should not be equal to 0. अब यहां पर जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो सकते हैं. इनफैक्ट जो नंबर्स हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वही रैशनल नंबर्स हैं. अब छोटी छोटी सी चीजें मैं आपसे पूछूंगा और अगर ये चीजें आपको डाउटफुल लग रही हैं और आपको गलत लग रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, देन इन दैट केस यू नीड टू प्रैक्टिस इट. चलिए, कैन गिव समबडी गिव मी एन आंसर ऑफ 2/3 प्लस 3/7. कैन एनीबडी गिव मी द आंसर फॉर दिस? जल्दी जल्दी आंसर दो इसके. इसके अंदर आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम इज गोइंग टू बी 21. यहां पे 7 2s are 14 है और यहां पर 3 3s are 9 है. सो इट कम्स आउट टू बी 23/21. यह है फ्रैक्शन. अगर आपको फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आ रही है, देन इन दैट केस यू नीड टू प्रैक्टिस इट. ठीक है, जीते रहो बेटा. ईशा कैसे हो? चलो, तो ये बात ध्यान रखना. तो आपको फ्रैक्शनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए. किसी को डाउट तो नहीं है? सबको आता है ना? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फ्रैक्शंस. अब एक छोटा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव 2/3 minus 3/7. कैन यू गिव मी द आंसर? राइट, इट इज 5/21. कैसे आया? ये सिंपली ऐसे आएगा ना, 14 प्लस 9 की जगह 14 माइनस 9 हो जाएगा बाय 21. सो दैट्स द आंसर. अब ये हमने बात की किस तरीके से हम बात कर सकते हैं फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. ये हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स. ठीक है, अब रैशनल नंबर के बाद हमारे पास आ जाते हैं समथिंग कॉल्ड इररैशनल नंबर्स. irrational numbers. अब irrational numbers की बात अगर हम करते हैं तो these are the numbers which can not be represented in the form of p upon q, जिनको हम p upon q पे के फॉर्म में नहीं लिख सकते. Those are what we call as irrational numbers. अब irrational numbers के अंदर हमारे पास सबसे फेमस irrational number है pi. Pi is non-repeating decimal number, non-repeating, non-terminating नंबर. यानी कि ना तो इसके नंबर रिपीट करते हैं, ना ही उनका कोई पैटर्न है. कोई भी पैटर्न नहीं होता, ये हमेशा चलता चला जाता है. पाई इज एन इरैशनल नंबर. इसके एग्जाम्पल में और भी हमारे पास √2, ये एक इरैशनल नंबर है. √3, ये एक इरैशनल नंबर है. √5, √7, ये सारे के सारे इरैशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट नहीं करते और साथ ही साथ इनके अंदर कोई टर्मिनेशन भी नहीं होता. ये लगातार चलते चले जाते हैं. ये इरैशनल नंबर्स हैं. चलिए, मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है. इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है? ठीक है, ए हमारे पास है 1.01, 011, 0111, 01111 एंड सो ऑन. ठीक है, बी हमारे पास है 1.333333 सो ऑन. ठीक है, सी हमारे पास है √8. ठीक है, डी हमारे पास है 1.06006, 0006 एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? कैन यू टेल मी? ए बी सी डी, जल्दी से उसमें चैट में आंसर दो. इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है? विच ऑफ दीज इज द रैशनल नंबर?
मतलब कि इनमें से कौन से नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इररेशनल है। यहां पे हमारे पास 0 1 है, ये 0 1 1 है, ये 0 1 1 1 है, ये 0 4 1 है। यहां पे रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न जरूर है बट दैट्स नॉट रिपीटिंग। डेसिमल्स है, नॉन नेगेटिव है, पैटर्न है, बट ये रिपीटिंग नहीं है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल है। ये इररेशनल नंबर है। ठीक है। यहां पर 06 006 0006 यहां पर भी जीरो बढ़ रहे हैं, पैटर्न है, रिपीटिंग नहीं है। ये भी इररेशनल नंबर है। देखने में कितना इनोसेंट सा लगता है ना, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 पता है क्या है? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज एक्चुअली 2 √2। दिस इज irrational. अंडर रूट 8 इज irrational नंबर। ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। जब हम 1.333 की बात करते हैं ना, ये बहुत ही इनोसेंट सा नंबर है। दिस एक्चुअली इज 4/3। दिस एक्चुअली इज 4/3। कैलकुलेट करके देखो 4/3 क्या आता है। समझ में आई बात? ये एक रैशनल नंबर है, बाकी सारे के सारे इररैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। किसी को पूछना है यहां पे एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन से? ठीक है। देखो बेटा, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमसे कोई एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो क्वेश्चंस के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली जाती हैं। दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज एन इररेशनल नंबर, दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, दिस इज अ नॉन नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा जब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब ये तो हमने बात की इनकी एडिशन की, ये हमने बात की रैशनल नंबर क्या है, इररेशनल क्या है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। हमारे पास एक वर्ड होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर्स है रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स। मतलब कि जो नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, वो होते हैं रियल नंबर्स। यानी कि ये क्वांटिटी आप जिसे हम आप आराम से एक सीधी सीधी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रियल नंबर्स। ठीक है। तो ये रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स हैं। दोज आर व्हाट वी कॉल एज रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स वो हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो है रियल नंबर्स। फिर हमारे पास कुछ होते हैं नॉन रियल नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के अंदर एक सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर आप सीधे सीधे कभी कैलकुलेट नहीं किए, जो नंबर्स आपने 10th तक कैलकुलेट ही नहीं किए, जैसे कि जब आप अंडर रूट की बात करते हो तो अंडर रूट में ये नंबर माइनस नेगेटिव नंबर का अंडर रूट आपको नहीं आता। यू कैन नॉट गेट अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। -1 इज रिप्रेजेंटेड एज आयोटा। अब आप में से कोई 11th क्लास के अंदर किसी के पास मैथमेटिक्स होगा तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमारे पास ये आयोटा है। आयोटा इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक अलग कैटेगरी ऑफ नंबर्स आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वी गेट समथिंग कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इंफॉर्मेशन इतना देना काफी है, इससे ज्यादा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस ये नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं का मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती।
दैट डजंट एग्जिस्ट एज सच. माइनस अंडर रूट -1 ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यू कैन नॉट गेट. आप कभी मार्केट में जाके ये नहीं बोल सकते भैया एक काम करना -1 का अंडर रूट क्वांटिटी में चावल दे दो. वो कहेगा पागल हो गया है क्या. अंडर रूट -1 चावल नहीं हो सकते. और इसको आप सीधा सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट भी नहीं कर सकते. ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द प्रॉब्लम विद द ये इमेजिनरी नंबर्स. ओके. तो इमेजिनरी नंबर्स की हमने बात कर ली, हमने रियल नंबर्स की बात कर ली, हमने नॉन रियल नंबर्स की भी बात कर ली. ठीक है. रियल नंबर्स नॉन रियल नंबर्स की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ एक बहुत ही सीधी सीधी सिंपल चीजों की. ठीक है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स. ठीक है. एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है एक्स रेज टू पावर वाई. एक्स रेज टू पावर वाई. ठीक है. अब जब हम एक्स रेज टू पावर वाई की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है. एक्स एंड वाई आर अब यहां पर एक्स और वाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं. नाउ एक्स एंड वाई कुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन यहां पे एक पावर्स के साथ ना हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है. बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है. और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है कि द नंबर इन पावर कैन नॉट हैव डायमेंशंस. दिस कैन नॉट हैव डायमेंशंस. अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि x रेज टू पावर y में कुछ भी हो सकता है. y के यहां पे x रेज टू पावर 2 हो सकता है, x रेज टू पावर 2.2 हो सकता है, x रेज टू पावर 2.3333 हो सकता है. दैट इज पॉसिबल. लेकिन x रेज टू पावर 2 मीटर नहीं हो सकता. तो पावर में कभी भी डायमेंशन वैल्यूज नहीं आ सकती. नेवर. इज दिस क्लियर. पावर के अंदर डायमेंशन वैल्यूज नहीं आ सकती. ठीक है ना. तो पावर के अंदर हमारे पास फ्रैक्शंस हो सकते हैं. पावर के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं. ठीक है. बट पावर के अंदर हमारे पास कभी भी डायमेंशन वैल्यूज नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर. ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लेना. ये मैथमेटिकल रिस्ट्रिक्शन है पावर पर. ये जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. और ये पॉइंट्स कहां पर यूज हो जाए ये हमें नहीं पता. बाकी वेरी इसमें जैसे का क्या मतलब है ये कह सकते हो आप. मैंने बोला ना एक्स रेज टू पावर 2 मीटर नहीं हो सकता. हो ही नहीं सकता. मैथमेटिकली गलत है ये एब्सर्ड वैल्यू है. इसका कोई मतलब नहीं है. इक्विलिब्रियम में पावर में कभी भी ये वैल्यूज नहीं आती बेटा. नेवर. ठीक है. पावर के अंदर ये वैल्यूज कभी नहीं आएंगी. तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाता है पावर के अंदर, एक्सपोनेंट्स के अंदर. ठीक है. अब एक्सपोनेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं. जैसे कि एक्सपोनेंट का मतलब ये हो गया हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5. ठीक है. अब इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है बेस. और ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट. ठीक है. दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट. तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, 3 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3 में से बड़ा कौन सा है. हाँ प्रतीक. इसे आंसर पे आप चैट में भी लिख सकते हो. 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2 में से बड़ा कौन सा है. कुछ लोग कंफ्यूज हो ही गए. बेटा 3 रेज टू पावर 2 मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.
and 2 raised to power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 3 multiplied by 3 is 9. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 8. लोग क्या गलती करते हैं, वो 2 रेस्ट पावर 3 तो कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन 3 रेस्ट पावर 2 को 6 कर देते हैं. 3 रेस्ट पावर 6, 3 रेस्ट पावर 2 6 नहीं होता, 3 रेस्ट पावर 2 9 होता है. समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल सी बात है. 3 into 3 दैट इज 9. ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, बहुत सिंपल सी हैं. दिस इज व्हाट वी हैव एज एक्सपोनेंट. अच्छा, अब एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास जो हमारे काम की चीज है, अच्छा एक बात बताओ, 2 raised to power 2 multiplied by 2 raised to power 3 is equal to, अब ऑप्शन है A 2 raised to power 5 या B 2 raised to power 6. बाकी बेरी हमने आंसर नहीं पूछा था, हमने वैल्यू पूछी थी. 2 raised to power 5 और 2 raised to power 6 में से कौन सा आंसर बनेगा? 2 raised to power 5 बन जाएगा. यानी कि हमारे पास अगर बेस कॉमन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. अच्छा एक बात बताओ, 4 रेस्ट टू का पावर 2 को क्या मैं 2 रेस्ट टू पावर 4 लिख सकता हूं? ये दोनों इक्वल है, ठीक है. ओके, 2 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू पावर 2, कैन आई राइट इट एज 6 रेस्ट टू पावर 2? अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं. छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. होप सो आपको याद आ रही होंगी. किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है, ओके. अब छोटी सी चीजें और बात करते हैं. जब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक बड़ी मजेदार सी चीज आती है. हमारे पास जैसे कि मान लीजिए 200 ये लिखा हुआ है, ठीक है. हम इसको नॉर्मली लिख देते हैं 2 into 10 raised to power 5. कोई दिक्कत? ओके, 0.000002 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन. स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन का रूल यह होता है कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो नंबर होता है. ठीक है, वी हैव 1 non-zero number on left side of decimal. ये होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, या फिर हम उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. स्टैंडर्ड नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आप यहां पे डेसिमल लगा दीजिए, यहां पे डेसिमल लगा दीजिए. अब नॉन नेगेटिव नंबर, एक नॉन नेगेटिव नंबर को लाने के लिए हमें इस डेसिमल को वी आर सपोज टू शिफ्ट इट टूवर्ड्स द लेफ्ट. 1 2 3 4 5, तो वी आर शिफ्टिंग इट टूवर्ड्स द लेफ्ट. अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये 10, 2 into 10 की पावर ये बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती जाएगी. जितने स्टेप्स हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, यहां पर हमें डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाना है. 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस टू द राइट. तो यहां पे 2 to the power 10 लेना है. 7 प्लेसेस टू द राइट गए हैं, इट इज गोइंग टू डिक्रीज, ये -7 हो जाएगा. ठीक है, इफ यू गो 7 प्लेसेस टू द राइट
then it is going to decrease, it is going to become negative, it is going to become less. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत? Everybody is clear? Okay. तो हमारे पास, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, हमारी एक वेबसाइट है, आई बिलीव यू आर ऑलरेडी द मेंबर ऑफ इट. ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर लो. आज की क्लास के और अगली क्लास के असाइनमेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, एंड असाइनमेंट विल बी इन द फॉर्म वेयर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम. ठीक है, तो यहां पर आपको अटेम्प्ट करना है, आपको असाइनमेंट्स करने हैं. ठीक है, तो आज की क्लास के असाइनमेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे कि आपके पास ये नंबर है 530.06. Can you write it in the standard notation? You are going to shift it 1, 2. Okay, you need to have only one number to the left side of the decimal. So you are shifting it towards the left. So it is going to become 5.3006 multiplied by 10 raised to power 2. This is going to be a positive power क्योंकि आपने नंबर को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है. सूर्यांश, you have missed the zeros in between. जीरो कहां खा गए? ये जीरोस कहां खा गए? ये तो यूज करना ही पड़ेगा. So it is 5.3006 raised to power into 10 raised to power 2. Okay, convert this number into standard notation. क्या आएगा ये वैल्यू? Have to shift it 1, 2, 3 and 4. शुभम, गलती कर दी. Okay, so it is 3.06 into 10 raised to power minus 4. सूर्यांश, आप डेसिमल फिर लगाना भूल गए. Okay, so that's what we have as something called the standard notation. अब स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बहुत बार यूज करनी पड़ती है. ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राउंडिंग ऑफ, अप्रोक्सीमेशन, राउंड ऑफ करना. हाउ डू वी राउंड इट ऑफ? ठीक है, हम बहुत बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजा बोल देते हैं. ठीक है, वो अंदाजा लगाने के लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं. जैसे किसी के पास अगर मान लो 9,999 रुपीज है, तो हम 9,999 बोलना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, हम बोलते हैं नियरली 10,000. नियरली 10,000. द नियरली वर्ड सेज दैट इट इज अप्रोक्सीमेट. तो हम नियरली 10,000 बोल देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं. अब यह समझ में नहीं आता कि हम इस 9,999 को 9,000 बोले या 10,000 बोले. ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि हम राउंड ऑफ किस तरीके से करेंगे, विच साइड वी आर सपोज टू राउंड इट ऑफ. ठीक है, अब ये बात ना मैं तुम्हें बहुत ध्यान से बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनना. ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन सब बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन नॉर्मली नीट एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं आएंगे, सीयूईटी में भी नहीं आएंगे. ये एग्जामिनेशन है ओलंपियाड लेवल के. ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ओलंपियाड लेवल के हैं, लेकिन गलती कर जाओगे. ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ समझ लें और फिर मैं तुम्हें राउंडिंग ऑफ के एक्सेप्शंस बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ कहां पे आपके सारे रूल फेल हो जाते हैं, कहां पर. ठीक है, बताता हूं. पहले राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं. जैसे कि मान लीजिए, हाँ बेटा मैं वो चीजें बताऊंगा जो वहां पर नहीं आती, अभी पहले ये बताने तो दो. ठीक है, देखो बेटा टीचर्स के पास ना हमेशा कुछ ब्रह्मास्त्र होते हैं. ठीक है, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे को वो क्वेश्चन गलत करना ही करना है, और जब तक टीचर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा ना तब तक बच्चा नाच रहा होगा, इतना इजी क्वेश्चन है. दोज आर सर्टेन क्वेश्चंस. अब वो क्वेश्चंस के साथ मजे लेंगे हम. ठीक है, मजा आएगा, आई होप. मुझे तो मजा आएगा, तुम्हारा पता नहीं. ठीक है, चलिए पहले राउंडिंग ऑफ समझते हैं.
राउंडिंग ऑफ के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 3.0654556, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ में हमेशा बोला जाता है टू द सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ द डेसिमल, टू द फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल, टू द फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल। हमेशा आपके पास जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना, अब मुझे नहीं पता अगर कोई आईआईटी की बात कर रहा है या कहीं की, तो हमेशा क्वेश्चन होता है गिव द आंसर टू द सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, ये बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी प्लेस है? दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, this is the second place, this is the third place, this is the fourth place, this is the fifth place, and this is the sixth place of decimal. अब सिक्स्थ प्लेस ऑफ द डेसिमल राउंड ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ही डेसिमल है। तो व्हाट वी कैन हैव इज, वी कैन हैव टू द फिफ्थ प्लेस ऑफ द डेसिमल। तो अब हम फिफ्थ प्लेस ऑफ द डेसिमल पे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो हम राउंड ऑफ करते हैं सबसे पहले में फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल पर। तो जब हम फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल की बात करते हैं तो सबसे पहले वी सी द सिक्स्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ठीक है। अब ये जो सिक्स्थ प्लेस है ना, इफ डिजिट इज ग्रेटर than 5, add 1 to previous digit, ठीक है। If the digit is greater than 5, add 1 to the previous digit, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें फिफ्थ प्लेस पे डेसिमल पे लेना है तो ये 5 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3.06546, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन एनीबडी? ओके, नाउ व्हाट वी डू इज लेट्स राउंड इट ऑफ टू द थर्ड प्लेस ऑफ द डेसिमल। थर्ड प्लेस, अब थर्ड प्लेस का मतलब यह है, थर्ड प्लेस ये 5 है, अब हम इसे फोर्थ प्लेस वाली पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। अब इफ डिजिट इज लेस than 5, simply neglect the digit, सिंपली डिजिट को नेग्लेक्ट मार दो, उड़ा दो। तो अब ये सारा का सारा पार्ट गायब हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड प्लेस में 3.065। तो अगर थर्ड प्लेस ऑफ द डेसिमल पे मैं राउंड ऑफ करता हूं तो आई विल गेट द आंसर एज 3.065। कोई कंफ्यूजन? बेटा अगर हमें थर्ड प्लेस ऑफ द डेसिमल पर राउंड ऑफ करना है तो हम फोर्थ प्लेस का डिजिट देखेंगे। फोर्थ प्लेस का डिजिट है 4, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 5। हटा दो, उड़ा दो, गायब कर दो, ओके, सिंपली एलिमिनेटेड। तो 4, 5, 6 ये जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन पर डिजिट्स हैं हट जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 3.065, ठीक है। अब लेट्स हैव इट टू द सेकेंड प्लेस, टू सेकेंड प्लेस, और हमारे पास हो सकता है ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड प्लेस में प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्लेस पे 5 है। अब मैंने आपको 5 से ज्यादा वाला बता दिया, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो क्या करना है। मैंने आपको ये बता दिया इफ इट इज लेस देन 5 तो क्या करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट इज 5? अगर
if the next number is 5। ठीक है, अब यहां पर ना पिक्यूलियर ऑप्शन है, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। We are not going to talk about another convention. We are going to talk about the convention which is given in NCERT. और NCERT में क्या convention दे रखा है? If the preceding number is even, neglect 5। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास है 3.065, ये इवन है। अगर मैं सेकेंड प्लेस तक राउंड ऑफ करता हूं, द आंसर वुड कम आउट टू बी 3.06। खत्म। इफ द प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला, बिफोर इट। ठीक है, इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, नेग्लेक्टेड, उड़ा दो, हटा दो, सिंपली एलिमिनेटेड। इफ द प्रीसीडिंग number is odd, add 1 to it। तो अगर इससे पहले वाला नंबर ऑड है तो इसमें 1 ऐड कर दो। मतलब कि अगर ये 3.055 है तो इसको अगर इस पोजीशन पे ऐड करना है तो आंसर इज गोइंग टू बी 3.06। किसी कोई दिक्कत? तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें, बहुत सिंपल सा। राउंड ईच टू द सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे राउंड ऑफ करना हर किसी को। ठीक है, और हां, चैट पे आंसर लिखते जाओ। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा किसका आंसर लिखा है आपने। आंसर दो इन सबके, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। देखो, दिस इज 5, हमें इस तक राउंड ऑफ करना है। दिस इज 5 एंड दिस नंबर इज ऑड। इफ यू हैव द ऑड नंबर यू हैव टू ऐड 1 टू इट। इसको राउंड ऑफ करोगे, दिस इज 4.88। फर्स्ट वाले का आंसर 4.88 है। ठीक है, सेकेंड में यहां पे राउंड ऑफ करना है, दिस इज ग्रेटर देन 5। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो फिर तो सोचना ही नहीं है, यू हैव टू ऐड 1। तो यहां पर इसका आंसर है 2.96। करेक्ट। अब यहां पर दिस इज 5, दिस इज 8। नाउ दिस नंबर इज इवन। इवन नंबर में 5 नहीं यूज करते, उसको हटा देते हैं। तो यू गेट द आंसर एज 2.88। इज दिस क्लियर? नाउ हियर इट इज 5, दिस इज 9, 9 इज ऑड। तो आप क्या करोगे, इस 2.99 में 0.01 ऐड करोगे। ओके, सो व्हेन यू ऐड इट द आंसर इज 3.00। और हां, अब अपने दिमाग में अच्छी तरह एक बात घुसा लेना, अच्छी तरह बिठा लेना, अगर आपने इसका आंसर 3 लिखा तो कट जाएगा। दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको आंसर लिखना है 3.00। You have to write the answer as 3.00। उन्होंने कहा सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है तो आपको सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल लिखनी पड़ेगी, चाहे वो 0 है। इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन मत करना, गलती मत करना।
ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज राउंडिंग ऑफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब जब हम राउंडिंग ऑफ की बात कर चुके हैं ना, अब हम बात करेंगे एक और चीज की। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजों की बात कर रहा हूं मैं इस समय। ओके, एक वर्ड होता है प्रिसाइस, और एक दूसरा वर्ड होता है एक्यूरेट। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रिसाइस और दूसरा वर्ड होता है एक्यूरेट। ठीक है, मोस्ट ऑफन, अर्शमित्रा, व्हाट इफ द नंबर इज जीरो? गिव मी एन एग्जांपल, अर्शमित्रा, गिव मी एन एग्जांपल। You said that if the number is zero, give me an example. Okay, till which digit we have to round it off? Second decimal place. Arshmitra has given the number as 3.050650. Okay, let's round it off to the second decimal position. The next third decimal position is 0. Now 0 is less than 5. 0 is less than 5. So simply eliminate it. The answer is 3.05 to the second place of decimal. Okay. The confusion is not with 0. Confusion is only with 5. Okay. Anyone has any kind of confusion here? 0 is considered even. And if I want to round off to the first place, it is going to become 3.0. Precise, and let's talk about accurate. Okay. अच्छा, अब ध्यान से सुनो। प्रिसाइज की जब आप बात करते हैं ना, प्रिसाइज इज फॉर द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर। प्रिसाइज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। जब हम एक्यूरेट की बात करते हैं, एक्यूरेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रिसाइज डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, एक्यूरेट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है हाउ नियर आर द reported values to each other. ठीक है, ओके, हाउ नियर आर द रिपोर्टेड वैल्यूज टू ईच अदर, उसे प्रिसाइज कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब होता है हाउ नियर आर द वैल्यूज टू एक्चुअल वैल्यू। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्यूरेट। ठीक है, अगर मान लो एक्चुअल वैल्यू इज 3.0000, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अगर हम वैल्यूज लिखते हैं 2.9000, हम लेते हैं 2.9100, या फिर हमारे पास है 2.9001। ठीक है, I don't know, these are values quite near to each other, but they are away from 3. So they may be considered precise, but they are not accurate. ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास वैल्यू है 3.0001, 2.9999, now these values may be precise as well as accurate. हाँ बोलो। अब देखो, ये प्रिसाइज और एक्यूरेट की बात है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो, एक बड़ी मजेदार सी बात है। लेट्स से आपके पास एक प्लास्टिक का स्केल है, उस प्लास्टिक के स्केल की आगे से प्लास्टिक टूट गई। ठीक है, अब वो 0 से स्टार्ट होने की जगह वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब जो भी मेजरमेंट आप करोगे उसमें 2 सेंटीमीटर ज्यादा आ जाएगा, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। लेकिन
आप उसके अंदर इस एरर को सब्ट्रैक्ट करके उसको एक्यूरेसी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यूज है जो भी मेजर करोगे वो एक दूसरे के पास आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ से नहीं आया. दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू मेजर द वैल्यू प्रिसाइसली बट नॉट एक्यूरेटली. समझ में आ गई ये बात? हाँ. हम टूटे हुए स्कूल को भी चलाते रहते हैं. भाई यार ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 को 0 मान ले, एक्यूरेट नहीं है, बट वी गेट द प्रिसाइज वैल्यू. ठीक है. तो ध्यान रखना, प्रिसीजन इज ऑफ द पर्सन, एक्यूरेसी इज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. एक इंस्ट्रूमेंट किसी भी एक्चुअल वैल्यू के जितने पास तक जा सकता है, दैट मच इज द एक्यूरेसी. एक बात का ध्यान रखना, अगर हम कोई भी मेजरमेंट की बात करते हैं ना, हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते, हमेशा एरर होता है, हमेशा. ठीक है. तो बेटा वही तो समझा रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर, कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना. ठीक है. अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड लीस्ट काउंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? द लीस्ट वैल्यू इट कैन मेजर. ठीक है. अब जैसे अगर आप अपने प्लास्टिक के स्केल की बात करोगे, तो आपके प्लास्टिक स्केल की लीस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर है. वी कॉल इट द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है. कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी लीस्ट काउंट होती है. अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार सी चीज है, आप सबने लैब में जाके पिपेट देखी है? हाँ, पिपेट ऐसी होती है ना, ऐसी लंबी सी होती है, ऐसी, ऐसा, फिर यहां पे एक बल्ब सा होता है, ऐसी ऐसी होती है. अरे बेस लो, एसिड लो, जो मर्जी लो. अब देखो सुनो, अब इसकी बड़ी मजेदार सी बात है, यहां पर इसके ऊपर सिर्फ एक मार्किंग होती है. ठीक है. 20 ml होगी, 10 ml होगी, 5 ml होगी, 2 ml होगी, 25 ml होगी, कुछ भी हो सकती है. ठीक है. मान लो ये पिपेट 20 ml की है, तो इसकी लीस्ट काउंट ही 20 ml है. इसके अंदर कोई और मार्किंग ही नहीं है. मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप 20 ml ही मेजर कर सकते हो और कुछ नहीं. समझे? और एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी 20 ml की पिपेट है ना, तो इसे अगर आपने 20.0 ml लिख दिया तो ये गलत है, नहीं लिख सकते. ये 20 ml है और उसको 20 ml ही लिखा जाएगा. फिर आपको शक करना आता नहीं है, इसलिए हालत खराब हो जाती है बेटा. अब यार मैं इस समय ऑफ ऑनलाइन पर तुम्हें पिपेट सक करके कैसे दिखाऊं? बस एक एक ट्रिक बता देता हूं, बहुत एक छोटी सी ट्रिक है पिपेट. अब मुझे नहीं पता तुम प्रैक्टिकल करोगे या नहीं करोगे. अगर मान लो ये पिपेट है ना, ऐसे, इस पिपेट को ऐसे नहीं पकड़ते, इस पिपेट को ऐसे नहीं पकड़ते, नहीं ऐसे नहीं पकड़ना, नहीं, इस पिपेट को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे. दिस इज द वे यू आर सपोज टू होल्ड द पिपेट. ऐसे, ये उंगली फ्री रहेगी और ये 3 उंगली और थंब से ऐसे पकड़ा जाएगा. इसके कई सारे एडवांटेज हैं. पहली बात, आपको पिपेट की मार्किंग दिखती रहेगी, ऐसे करोगे तो पिपेट की मार्किंग नजर नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं रहेगा वो मार्किंग पे कब पहुंचा. दूसरी बात, पिपेट थंब से कभी बंद नहीं की जाती, नेवर.
थंब से बंद नहीं की जाती पिपेट, ये ऐसे। पिपेट हमेशा इस उंगली से बंद की जाती है, ऐसे। इस उंगली से बंद करने का पर्पस ये होता है कि इस उंगली का अपने आप एक स्प्रिंग एक्शन है, इसकी नेचुरल पोजीशन ये है। थंब की नेचुरल पोजीशन ये है, ये नहीं है। यहां पे थंब को दबाना पड़ता है, इस उंगली को दबाना नहीं पड़ता। ठीक है, सॉकेट ऐसे, और ये उंगली ऐसे रहेगी, जैसे ही आपने किया ऐसे आ जाएगी। अब पिपेट को अगर पूरा प्रॉपर लेवल पर लेकर आना है ना, उसे कभी ऐसे नहीं करते, नहीं, इसे घुमाओ। जैसे तुम घुमाते चले जाओगे, अपने आप लेवल धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा, अपने आप आएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ऐसे घुमाओ, हल्का सा घुमाते चले जाओ, वो नीचे आता चला जाएगा और आराम से एग्जैक्ट वैल्यू पे आके रोक दो। टेक इट देयर। ठीक है, ऐसे खोल दो, सारा लिक्विड निकल गया, हल्का सा उसको साइड से टच कर दो, फूंक नहीं मारनी। हो गया पिपेट आउट। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू पिपेट इट आउट। ध्यान रखना ये। वो तो हर कोई पी जाता है, हमने तो क्लोरोफॉर्म पी लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया, सल्फ्यूरिक एसिड पी लिया, ऑक्सैलिक एसिड तो पता नहीं कितनी बार पिया है, पोटेशियम परमैंगनेट पी गए, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी तब आता है जब आप इरिटेट हो जाते हो। और वो गुस्सा कब आता है? जब आप ऐसे कर रहे होते हो, ऐसे करो, गुस्सा नहीं आएगा, पहली बार में ही पिपेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने समझा लीस्ट काउंट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, पिपेट के साथ लीस्ट काउंट क्या होता है। पिपेट की लीस्ट काउंट यहां पे हमारे पास 20 ml है। अगर हम ब्यूरेट की बात करें, ब्यूरेट की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन ब्यूरेट, ब्यूरेट का जनरली लीस्ट काउंट नियर अबाउट 0.1 मिलीमीटर मिलीलीटर होता है। ब्यूरेट का लीस्ट काउंट जनरली 0.1 मिलीलीटर होता है, और अगर ये माइक्रो ब्यूरेट्स हैं तो वो 0.01 मिलीलीटर हो सकता है।